हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है उपकल्पना हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के विषय में पीवी यंग ये कहते हैं कि कार्यकारी या काम चलाऊ परिकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण है। कि अगर हम अनुसंधान करते हैं या शोधकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी कल्पना, अनुभव या किसी अन्य प्रकार के स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर एक सामान्य उपकल्पना का निर्माण कर ले, जिससे उसे अनिश्चितता की स्थिति से भटकना ना पड़े और अपनी समस्या का अध्ययन करने के लिए एक आधार प्राप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुसंधान जो करता है, जो शोध करता है, उसे समस्या से संबंधित पूर्व में ही कुछ काल्पनिक कथन या अपने अनुभव के आधार पर कुछ काल्पनिक कथन को या स्रोतों के माध्यम से कुछ काल्पनिक कथनों को बना लेना चाहिए, जिससे उसे अनुसंधान जो कर रहा है उसमें किसी प्रकार का विचलन ना हो और ये कथन ही उसके मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। हम उपकल्पना के शाब्दिक अर्थ को देखते हैं। हाइपोथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइपो का अर्थ होता है टेंटेटिव, काल्पनिक, और थीसिस का अर्थ होता है स्टेटमेंट, प्रस्तावना या कथन। अपन कह सकते हैं कि काल्पनिक कथन। हाइपोथेसिस का शाब्दिक अर्थ काल्पनिक कथन, टेंटेटिव स्टेटमेंट। ऐसा कथन जो किसी सिद्धांत, संस्कृति या व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त किया जाता है। जब अनुसंधान हम करते हैं, अनुसंधान से संबंधित समस्या का हम चुनाव करते हैं, तो उस समस्या से संबंधित ऐसा कथन जो हमें किसी पूर्व सिद्धांत से भी प्राप्त हो सकता है, हमारी संस्कृति से भी प्राप्त हो सकता है, और हमारे दैनिक जीवन के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उनके आधार से भी हमें वो कथन प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे काल्पनिक कथन को समाजशास्त्री भाषा में हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको उपकल्पना, परिकल्पना के नाम से भी समाजशास्त्र में पुकारा जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं हाइपोथेसिस की, विशेषताओं से पहले मैं आपको इसकी परिभाषा को बताना चाहूँगा। पीवी यंग ने इसकी जो डेफिनेशन दी है, एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, उसे उपकल्पना माना जाता है। उसे उपकल्पना माना जाता है। एक ऐसा कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, उसे उपकल्पना माना जाता है। ये जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी पीवी यंग ने, वो अपनी बुक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च जो 1968 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इस डेफिनेशन को रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि उपकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार और निष्कर्ष है जो कि अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान की समस्या के बारे में बना लेता है और फिर उसकी सार्थकता की जांच करने के लिए आवश्यक तत्वों को एकत्रित करता है। यदि अनुसंधान में खोजे गए तथ्यों को किसी सत्यता सिद्ध हो जाती है, अगर उनकी सत्यता, तो वह विचार सिद्धांत का रूप ले लेता है। अनुसंधान के अंतर्गत हमने जो तथ्य खोजे, अगर वो सत्य पाए जाते हैं हाइपोथेसिस के अनुसार, या जो हमने कथन बनाया उसके अनुसार हमने तथ्यों को एकत्रित करे, अगर वे तथ्य सत्यापित हो जाते हैं तो वो एक सिद्धांत के रूप में हमें मिलते हैं। अब आता है अवधारणाओं की विशेषताएं, उपकल्पना की विशेषताएं।
उपकल्पना की जो विशेषताएं हैं वो मुख्यतः 6 विशेषताएं हैं। पहला है अवधारणात्मक स्पष्टता। जो भी हम उपकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसकी अवधारणाएं एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। जिस शब्दों से वो कथन बनाया जाता है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। भाषा उसकी रिसर्च से संबंधित होनी चाहिए, तभी हम किसी कथन को हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं। तो अवधारणात्मक स्पष्टता, परिकल्पना अवधारणा की दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें भाषा संबंधी स्पष्टता होनी अति आवश्यक है। दूसरी विशेषता विशिष्टता तथा यथार्थता। जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसमें विशिष्टता का होना अति आवश्यक है और यथार्थता भी होना चाहिए कि अगर उसको हम वापिस वेरीफाई कर सकें उस कथन को, तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी पहली जो विशेषता है अवधारणात्मक स्पष्टता, दूसरी है विशिष्टता तथा यथार्थता, थर्ड है अनुभविक संदर्भ के अनुभविक संदर्भ के आधार पर हम परिकल्पना को हम तैयार करते हैं। हमारे दैनिक जीवन के जो अनुभव होते हैं, रिसर्च के समय जो हम समस्या का चुनाव करते हैं उससे संबंधित जो हमारे अनुभव होते हैं, उसी के आधार पर हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। ये इसकी एक विशेषता है। सरलता, अति सरलता परिकल्पना को काफ़ी कमज़ोर बना देती है, इसलिए अति सरलता होना भी एक काफ़ी हानिकारक है परिकल्पना के लिए। सरल होना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, जो शब्द काम में लिए वो सरल होने चाहिए, सेंटेंस सरल होना चाहिए, लेकिन इतना सरल भी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी समस्या से दूर हट जाएं। अगली इसकी जो विशेषता है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित जो भी हमने परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाई है, जो रिसर्च की जो उपलब्ध प्रविधियाँ हैं उनके द्वारा हम उसको जांच सकें, परख सकें, ये उसमें विशेषता होना अति आवश्यक है और ये विशेषता उसमें होती है। सिद्धांत से संबंधित लास्ट जो इसकी विशेषता है सिद्धांत से संबंधित। सिद्धांत से संबंधित का मतलब है कि जो परिकल्पनाएं हैं, जो प्रचलित पूर्व जो सिद्धांत है उनसे वो संबंधित होती है। कुछ हम नई परिकल्पना भी बनाते हैं तो उनका जनरलाइजेशन करके हम उनको सिद्धांत के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये हाइपोथेसिस की विशेषताएं थी। उसके पश्चात आता है सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस कि हमें ये कहाँ से प्राप्त होती है। तो मुख्यतः हमें ये चार माध्यमों से प्राप्त होती है। हमारी जो सामान्य संस्कृति है, जनरल कल्चर, साइंटिफिक थ्योरी, वैज्ञानिक सिद्धांतों से, समरूपताएं, कुछ समानताएं जो सिद्धांतों में पाई जाती है उनके माध्यम से, और व्यक्तिगत अनुभव से हमें ये प्राप्त होती है। सामान्य संस्कृति की हम बात करें तो हमारी जो प्रथाएं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, विश्वास, जो कहावतें हैं उनके माध्यम से भी हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, जो समस्या का चयन करके अध्ययन करते हैं। जैसे भारतीय समाज का अगर हमारे को अध्ययन करना है तो हमारे भारतीय जाति प्रथा है, हमारी संयुक्त परिवार व्यवस्था है, ग्रामीण संरचना है, और यहाँ विवाह जो संस्था है उसमें किस प्रकार का क्या चेंजिंग आ रहा है, अपने अनुभव के आधार पर हम परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो सामान्य संस्कृति जो होती है वो हमें परिकल्पनाएं एक स्रोत के रूप में कार्य करती है। वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक जो सिद्धांत होते हैं वो भी परिकल्पनाओं को विकसित करने के लिए काफ़ी सहायक होते हैं और इनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं को बनाते हैं। समरूपताओं का तात्पर्य है कि अलग अलग जो विषय हैं उनकी जो सिचुएशन है उनमें काफ़ी कुछ समानता देखने को मिलती है, और इस समानता के आधार पर ही अनुसंधानकर्ता अपने विषय की जो समस्या है उससे संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्ति के अपने दैनिक जीवन के काफ़ी अनुभव होते हैं, उनके माध्यम से ही वो जो उसको व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त हुए हैं सामाजिक समस्याओं से संबंधित, उनको वो दैनिक जीवन में देखता है और उसके प्रति अपने दृष्टिकोण के आधार पर अनेक घटनाओं के संबंध में परिकल्पनाओं का निर्माण करता है।
तो ये चार स्रोत हैं मुख्यतः परिकल्पनाओं के सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं और व्यक्तिगत अनुभव। इनके माध्यम से हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। परिकल्पनाओं के प्रकार। परिकल्पनाओं के मुख्यतः पीवी यंग ने 3 प्रकारों में इनको बांटा है, और जो बांटने का जो आधार है इनका परिकल्पनाओं को, उन्होंने मुख्यतः अनुभविक समानताएं बताने वाली उपकल्पनाएं, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित उपकल्पनाएं, विवेचनात्मक चरों में संबंध बताने वाली उपकल्पना के रूप में हमें बताया है। उन्होंने 3 प्रकार उपकल्पनाओं के इन्होंने बताए हैं। अनुभविक समानताएं बताने वाली उपकल्पनाएं, ये वे उपकल्पनाएं हैं जो कि व्यक्ति के सामान्य दैनिक जीवन में प्रचलित विचारधाराओं, मान्यताओं, निषेधों, व्यवहार, प्रतिमानों इत्यादि पर आधारित होती है। देखो, जैसे अनुभविक समानताएं बताने वाली उपकल्पनाएं, शब्द से ही मालूम चल रहा है अनुभविक, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों को जब वो करता है तो उसको अलग अलग प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, और अनुभव के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो प्रचलित अपनी विचारधाराएं हैं उनसे वो परिचित होता है, समाज की जो मान्यताएं हैं उनसे परिचित होता है, और व्यवहार प्रतिमानों के समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना है उनसे भी वो प्रभावित होता है। और इन्हीं के आधार पर जब वो समस्या का चुनाव करता है तो इस सामान्य ज्ञान के आधार पर वो विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षण करना चाहता है तो परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। तो प्रथम जो स्तर है परिकल्पनाओं का या प्रकार पीवी यंग ने जो बताया है वो गुड्डे तथा हार्ट ने परिकल्पनाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित करा है। इन्होंने 3 स्तरों में, गुड्डे एवं हार्ट, पीवी यंग नहीं। प्रथम है अनुभविक समानताएं बताने वाली उपकल्पनाएं, सेकंड है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित उपकल्पनाएं। ये इन उपकल्पनाओं का निर्माण अनुभव आश्रित एक रूपताओं पर आधारित विभिन्न कारकों में तार्किक अंत संबंधों का परीक्षण करने हेतु किया जाता है। इस प्रकार की जो उपकल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, अनुभव के आधार पर हमें समाज में आपने देखा होगा कि एक रूपताएं पाई जाती है, और विभिन्न जो कारक होते हैं उनके बीच में तार्किक अंत संबंध पाए जाते हैं। इन तार्किक अंत संबंधों के परीक्षण करने के लिए इस प्रकार की उपकल्पनाएं बनाई जाती है। थर्ड है विवेचनात्मक चरों में संबंध बताने वाली उपकल्पना। इस प्रकार की परिकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूपों से भी अधिक अमूर्त होती हैं। इनका प्रयोग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों के तर्कपूर्ण विश्लेषण करने के साथ साथ अनेक पारस्परिक अंत संबंधों का पता लगाने में किया जाता है। तो ये 3 उपकल्पना के प्रकार आप इनको कह सकते हो, या गुडे एंड हार्ट ने ये 3 श्रेणियों में परिकल्पनाओं को बांटा। इनके अलावा अन्य प्रकार की जो अवधारणाएं हैं जो परिकल्पनाओं के प्रकार को एक प्रस्तुत करती है वो इस प्रकार है। हम जब अनुसंधान करते हैं तो कार्यकारी परिकल्पना, इसको वर्किंग हाइपोथेसिस भी कह देते हैं। शोध समस्या के विषय में यह एक प्रकार की प्रारंभिक धारणा है, विशेष रूप से उस समय जब एक
उपकल्पना के निर्माण हेतु शोधकर्ता के पास पर्याप्त सूचनाएं नहीं होती है। जब हम अनुसंधान कुछ कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं, समस्या से संबंधित हमारे पास कोई अगर सूचना नहीं है, तब हम इस प्रकार की परिकल्पना का प्रयोग करते हैं। सेकंड है वैज्ञानिक उपकल्पना। वैज्ञानिक इस प्रकार की उपकल्पना का निर्माण पर्याप्त सिद्धांतिक तथा अनुभविक तथ्यों के आधार पर होता है जो कि पूर्व में प्राप्त किए गए हैं। जो भी पूर्व में सिद्धांत हैं या हमारे अनुभव के द्वारा हमें जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर हम वैज्ञानिक उपकल्पना का निर्माण करते हैं। वैकल्पिक उपकल्पना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें दो उपकल्पनाओं का सेट होता है तथा दोनों उपकल्पनाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। प्रथम शून्य उपकल्पनाओं की स्वीकृति का अभिप्राय दूसरी वैकल्पिक उपकल्पनाओं की एक स्वीकृति है। कुल मिला के हम इसको संक्षिप्त रूप में इस तरह से समझ सकते हैं कि जो वैकल्पिक उपकल्पना बनाते हैं अनुसंधान के अंतर्गत, उसमें दो उपकल्पनाएं होती हैं, वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। शोध उपकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस। यह उपकल्पना किसी सामाजिक तथ्य के विषय में शोधकर्ता का कथन है। हम कोई सामाजिक अध्ययन अगर कर रहे हैं तो उससे संबंधित शोधकर्ता का कथन होता है, उसे हम शोध उपकल्पना कहते हैं। वह उसकी सत्यता के विषय में विश्वास करता है तथा उसे अस्वीकार किए जाने का प्रयास करता है। मतलब जब भी कोई अनुसंधान करता, सामाजिक शोध करता है, तो शोध उपकल्पना का निर्माण करता है और ये शोध उपकल्पना जो उसने बनाई है उसको वेरीफाई करना, सत्यता करना कि उसका प्रयास रहता है। अगर वो सत्य नहीं उतरती है तो उसको वो कैंसिल भी कर सकता है। उसके बाद आती है शून्य उपकल्पना। शून्य उपकल्पना नल जो हाइपोथेसिस है, इसमें चरों में संबंध न होने को प्रदर्शित करती है कि जिन शब्दों से यह कथन बनता है, उन शब्दों या चर जो कारक हैं उनमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। सांख्यिकी उपकल्पना। सांख्यिकी जो उपकल्पना है वो मुख्यतः जनसंख्या के किसी सांख्यिकी कथन या अवलोकन को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए निर्मित की जाती है। सांख्यिकी उपकल्पना का प्रयोग हम जनसंख्यिकी अध्ययन करने के लिए करते हैं। उसमें जो कथन होते हैं उनको स्वीकार अस्वीकार करने से संबंधित होते हैं। यह आपकी हाइपोथेसिस की जो अवधारणा है उसको पूरा मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। इसकी डेफिनेशन, इसका शाब्दिक अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके स्रोत, इसके प्रकार